दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 23,22,755 पहुँच गई है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 6,42,864 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 16,33,356 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 46,062 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां पर 5,35,601 मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 3,08,649 मामले और आंध्र प्रदेश में 2,44,549, कर्नाटक में 1,88,611, वहीं दिल्ली में 1,47,391 मामले और उत्तर प्रदेश में 1,31,763, जबकि पश्चिम बंगाल में 1,01,390 मामले हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि पीएम ने राज्यों से की है टेस्टिंग बढ़ाने की अपील, बोले अपनाएं 72 घंटे वाला फार्मूला। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है महामारी अपना रूप बदल रही है और कई तरह की परिस्थितियां भी पैदा हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों में टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि एक्सपर्ट भी इस बात को सामने रख रहे हैं कि अगर 72 घंटे में केस की पहचान हो जाए तो जान बचाई जा सकती है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि अब इसी 72 घंटे के फार्मूले पर फोकस करना होगा। जो भी व्यक्ति महामारी पॉजिटिव निकले उसके 72 घंटे में ही सभी संपर्क किए जाएं और लोगों की टेस्टिंग जरूरी है। दिल्ली, यूपी में हालात डराने वाले थे, लेकिन अब टेस्टिंग बढ़ाने के बाद हालात सुधर रहे हैं। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि गतिरोध खत्म होने के बाद दिल्ली से जयपुर पहुंचे पायलट, कहा कि सुलझ जाएगी समस्याएं। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में मचा सियासी संग्राम खत्म हो गया है। सचिन पायलट की घर वापसी हो गई है। लंबे गतिरोध के बाद सोमवार शाम सचिन पायलट दिल्ली से जयपुर पहुंच गए। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने कहा कि हमने सैद्धांतिक मुद्दे उठाए थे, समयबद्ध तरीके से समस्याएं भी सुलझेंगी। आपको बता दें कि पायलट ने कहा कि पार्टी आला कमान से हमने कोई व्यक्तिगत मुद्दे नहीं उठाए, जो पार्टी के संज्ञान में लाना था वो बातें बेबाकी से रखी हैं। उसके निवारण के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी से कोई मांग नहीं रखी, मैं एक कार्यकर्ता, एक एमएलए बनकर काम करता रहूंगा। मैं इस मिट्टी के लिए समर्पित हूं। राजस्थान के लोगों का मुझ पर एहसान है, मैं काम करता रहूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि गहलोत के बयान पर पायलट ने कहा कि जो कहा गया उस बात का मुझे दुख है। मैंने उस समय भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, आज भी नहीं दूंगा। जिसने जो भी कहा भूल जाना चाहिए। दुख जरूर होता है, लेकिन राजनीति में संवाद का एक लेवल बनाए रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि पायलट ने सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान पायलट ने अपनी सभी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया था। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सचिन पायलट की शिकायत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करने के लिए फैसला किया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि रूस ने बनाई दुनिया की पहली महामारी वैक्सीन, राष्ट्रपति पुतिन ने किया है ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी से जूझते लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। महामारी की वैक्सीन अब आ गई है और महामारी वैक्सीन बनाने में रूस ने बाजी मार ली है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुद इसकी घोषणा की है। इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति की बेटी को दुनिया की पहली वैक्सीन की खुराक दी गई है। आपको बता दें कि वैक्सीन की घोषणा करते हुए पुतिन ने कहा कि हमने महामारी की सुरक्षित वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में से एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वह अच्छा महसूस कर रही है। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी बेटी को महामारी वैक्सीन के 2 टीके लगाए गए हैं। पहले इंजेक्शन के दौरान उनकी बेटी का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। दूसरे टीके के दौरान तापमान में इजाफा हुआ, लेकिन अब पूरी तरह से स्वस्थ है। आपको बता दें कि रूसी अधिकारियों के मुताबिक इस वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन को फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और सभी गंभीर रोगियों को दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस वैक्सीन की 1 अरब खुराक के लिए 20 देशों से ऑर्डर मिल चुके हैं। 4 देशों में अपने सहयोगियों के साथ रूस हर साल इसकी 50 करोड़ खुराक बनाएगा। दोस्तों दुनिया की पहली महामारी वैक्सीन अब बना ली गई है। ये हम सभी के लिए एक बड़ी खबर है। अब देखना ये होगा कि भारत में वैक्सीन कब तक आती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों पिछली खबर से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बता दें कि रूसी महामारी वैक्सीन पर दुनिया को क्यों नहीं हो रहा भरोसा, ये है इसके कारण।
दोस्तों आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि उनके देश ने महामारी की सफल वैक्सीन बना ली है, लेकिन दुनिया रूसी वैक्सीन को संदिग्ध नजरों से देख रही है और वैक्सीन पर कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि रूसी वैक्सीन पर सवाल उठने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि इस वैक्सीन के बारे में उतनी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई जितनी की ब्रिटेन या अमेरिका की वैक्सीन की जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। आपको बता दें कि किसी भी वैक्सीन के लिए तीसरे फेज का ट्रायल काफी अहम होता है, जब हजारों लोगों पर लंबे वक्त तक वैक्सीन के प्रभाव की जांच की जाती है, लेकिन रूस की महामारी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि रूसी वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल बंदर और फिर इंसानों पर हुए थे। रूस को इन ट्रायल में कथित तौर से सफलता मिली, लेकिन वैक्सीन तैयार करने वाली संस्था ने बड़े पैमाने पर वैक्सीन का नियंत्रण ट्रायल नहीं किया, जिससे कि वैक्सीन से सुरक्षा और खतरे की जांच हो सके। आपको बता दें कि WHO भी पिछले हफ्ते चेतावनी दे चुका है कि रूस को टेस्टिंग के परंपरागत तरीकों को छोड़कर वैक्सीन तैयार नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि रूसी महामारी वैक्सीन पर दुनिया अभी भरोसा नहीं कर पा रही है। दोस्तों आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 12वीं के विद्यार्थियों को कैप्टन का बड़ा तोहफा, आज मुफ्त में स्मार्टफोन बांटेगी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 12वीं श्रेणी के विद्यार्थियों को 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर स्मार्टफोन बांटने का फैसला किया गया है। इस संबंध में सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुमार की तरफ से पंजाब राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब की तरफ से 12वीं कक्षा के पढ़ने वाले सभी छात्रों को स्मार्टफोन देने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि इस संबंधित डिप्टी कमिश्नरों को महामारी संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने दफ्तर में या फिर किसी और जगह पर छोटा सा समागम करवाने के लिए कहा गया है और जिला शिक्षा अधिकारियों को समागम की तैयारियों का जायजा लेने और स्मार्टफोन लेने वाले विद्यार्थियों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि आज के महामारी काल के दौरान भी ऑनलाइन विद्यार्थियों को मानक शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसके लिए ये मोबाइल फोन बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि रेलवे ने सभी नियमित यात्री सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित किया। दोस्तों आपको बता दें कि 11 अगस्त को रेलवे ने कहा कि सभी नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक निलंबित रहेंगी, वहीं 230 विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी। रेलवे ने एक बयान में कहा कि सभी संबंधित पक्षों के संज्ञान में लाया जाता है कि जैसा कि पहले ही निर्णय लिया गया था और सूचित किया गया था कि नियमित यात्री और लोकल ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक निलंबित रहेंगी। उसने कहा कि गौरतलब है कि इस समय चल रही 230 विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी। मुंबई में राज्य सरकार की जरूरत के अनुसार केवल सीमित आधार पर ही चल रही लोकल ट्रेनें भी चलती रहेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने कहा कि विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर नियमित नजर रखी जा रही है और आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। उसने कहा कि हालांकि लॉकडाउन से पहले तक चल रही सभी नियमित ट्रेनें और उपनगरीय ट्रेनें अगले नोटिस तक निलंबित रहेंगी। इससे पहले रेलवे ने सभी ट्रेन सेवाओं को 12 अगस्त तक निलंबित कर दिया था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सितंबर में भी स्कूल खुलने की उम्मीद नहीं, 58% पेरेंट्स भी कर रहे हैं इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी की वजह से स्कूली छात्रों को पढ़ाई का बड़ा नुकसान सहना पड़ रहा है। मार्च के तीसरे हफ्ते से देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई करवाई जा रही है, लेकिन ये व्यवस्था शहरों में बड़े स्कूलों तक ही सीमित है। अधिकतर ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की हर जगह पहुंच न होने की वजह से स्कूलों में पढ़ाई ठप है। आपको बता दें कि सोमवार को शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में स्कूल कॉलेज खोलने और परीक्षाओं को दोबारा से आयोजित कराने जैसे मुद्दों पर विचार हुआ। इसके अलावा इस बात पर भी चिंता जताई गई कि महामारी की वजह से स्कूल बंद होने से बच्चों को मिड डे मील भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अभी ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है कि स्कूल और कॉलेज दोबारा कब से शुरू होंगे। फिलहाल अभी जो ऑनलाइन क्लासेस की जा रही हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी। आपको बता दें कि हालांकि शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने संसदीय समिति के सदस्यों को स्पष्ट कर दिया है कि अनलॉक 4 में भी स्कूल खुलने की उम्मीद नहीं के बराबर है। 31 अगस्त के बाद से देश में अनलॉक 4 की शुरुआत हो रही है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सर्वे में 25,000 से अधिक लोगों से राय ली गई, तो उनमें से 58% ने असहमति जताते हुए ये कहा कि 1 सितंबर से स्कूल अभी नहीं खुलने चाहिए। ऐसे में दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि 1 सितंबर से स्कूल और कॉलेज खुल जाएं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने राज्य सरकारों से कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों के घर घर बांटे राशन। दोस्तों आपको बता दें कि देश में बाढ़ग्रस्त राज्यों में लोगों के घरों तक मदद पहुंचाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने हर घर तक राशन पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने सभी राशन दुकानदारों और स्थानीय प्रशासन से कहा है कि वे बाढ़ में फंसे लोगों के घरों तक अनाज पहुंचाए ताकि उन्हें सहूलियत हो सके। दोस्तों
दोस्तों आपको बता दें कि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केरल जैसे राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। देश के ज्यादातर हिस्सों में नदियों के उफानने से बाढ़ आ गई है। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इससे तमाम जगहों में पानी भर गया है, जहां से लोग निकलकर सुरक्षित जगहों पर डेरा डाले हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को चाहिए कि वे लोगों के घरों तक जाकर सार्वजनिक राशन प्रणाली के अनाज को पहुंचाए। उनका कहना था कि बाढ़ में फंसे लोगों के लिए राशन दुकान तक जाकर लेना संभव नहीं होगा। ऐसी मुश्किल घड़ी में उपभोक्ताओं की मदद करना हमारा दायित्व होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके एरिया में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है और आपके यहाँ पर सरकार द्वारा क्या मदद दी जा रही है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के प्लाज्मा बैंक से 710 लोगों को मिला है मुफ्त प्लाज्मा। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्लाज्मा बैंक खोलने की निजी पहल अब महामारी के गंभीर मरीजों के लिए संजीवनी बन गई है। दिल्ली सरकार द्वारा महामारी का मुकाबला करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के साथ प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली एनसीआर के गंभीर रूप से बीमार महामारी मरीजों के शीघ्र स्वस्थ करने में कामगार साबित हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहल पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई को ILBS अस्पताल में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य महामारी के गंभीर मरीजों को निःशुल्क प्लाज्मा प्रदान करना था। इसके बाद दिल्ली के LNJP अस्पताल में एक और प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया, जिससे अब तक 710 लोगों को मुफ्त में प्लाज्मा दिया गया है, जिससे कि महामारी के गंभीर मरीजों का इलाज संभव हो पाया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी वैक्सीन पर चीन ने भी दी खुशखबरी। जाने क्या है ताजा अपडेट्स। दोस्तों आपको बता दें कि चीन की सिनोवेक बायोटेक लिमिटेड ने मंगलवार को महामारी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए अंतिम चरण की शुरुआत कर दी है। इस वैक्सीन का ट्रायल इंडोनेशिया में 1620 मरीजों पर किया जा रहा है। ये वैक्सीन इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी बायोफार्मा के साथ मिलकर बनाई जा रही है। इससे पहले सोमवार को सिनोवेक ने जानकारी देते हुए कहा था कि ट्रायल के दूसरे चरण में वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है और मरीजों में एंटीबॉडी आधारित इम्यून रिस्पॉन्स मिले हैं। आपको बता दें कि ये वैक्सीन उन चंद असरदार वैक्सीन में से एक है जो परीक्षण के उस चरण तक पहुंची है। इसका अध्ययन करके इसके असर को लेकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसका अंतिम स्तर का परीक्षण पहले से ही ब्राजील में चल रहा है। सिनोवेक को उम्मीद है कि इसका परीक्षण बांग्लादेश में भी किया जाएगा। सिनोवेक का इंडोनेशिया ट्रायल ऐसे समय में हो रहा है जब दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे घनी आबादी वाला देश महामारी संक्रमण के बढ़ते मामलों से जूझ रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार तक यहाँ पर 1,27,000 से अधिक संक्रमण के मामले थे। इस ट्रायल के लिए फिलहाल 1,215 लोगों को चुना गया है और ये 6 महीने तक चलेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि 4.5 महीने से बंद मेट्रो सेवाएं जल्द हो सकती हैं शुरू, बस सरकार के निर्देश का है इंतजार। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले करीबन 4.5 महीने से बंद दिल्ली मेट्रो एक बार फिर से यात्रियों को सेवाएं देने के लिए तैयार है। अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने का इंतजार है। चर्चा है कि 15 अगस्त के बाद मेट्रो का परिचालन शुरू करने के लिए CISF ने तैयारियां शुरू कर दी है। उधर DMRC भी यात्रियों को महामारी काल में संक्रमण से बचाव के लिए सभी एहतियाती इंतजाम को पूरा कर रही है, ताकि सेवाएं शुरू होने पर किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि महामारी संक्रमण प्रसार को रोकने के लिए 22 मार्च से दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इससे एक तरफ जहां यात्रियों को रोजाना गंतव्य तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ DMRC को भी रोजाना करोड़ों रुपए के टिकट के मद में नुकसान हो रहा है। हालांकि इतने लंबे समय तक मेट्रो की सेवाएं बंद रहने की वजह से DMRC को होने वाले नुकसान में लगातार बढ़ोतरी से अब तक बकाया लोन चुकाने में भी असमर्थता जाहिर कर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर मेट्रो सेवाएं फिर से शुरू कर दी जाती हैं या अनुमति मिलती है तो यात्रियों के साथ साथ DMRC की भी वित्तीय स्थिति में सुधार की रफ्तार और तेज हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि 13 अगस्त से इस देश की यात्रा कर पाएंगे हवाई यात्री, जारी किया शेड्यूल। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप जर्मनी की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर इस महीने से हवाई यात्रा शुरू हो रही है। जर्मनी की विमानन कंपनी लुफ्तांजा 13 अगस्त से फ्रैंकफर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की उड़ान सेवा शुरू करेगी। इसके लिए दोनों सरकारों के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। कंपनी म्यूनिक से दिल्ली रूट पर अपनी सभी सेवाएं देगी। लुफ्तांजा के मुताबिक वे भारत के बाहर पिछले कई महीनों से फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक से अपनी सेवाएं संचालित कर रही है। आपको बता दें कि भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत भारत के लिए यात्री उड़ान सेवाएं 13 अगस्त से दोबारा शुरू होंगी। साथ ही कारोबारी यात्राएं भी शुरू हो सकेंगी, क्योंकि दुनिया धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आ रही है। देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मार्च से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी है। हालांकि इस दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए सरकार ने वंदे भारत मिशन का परिचालन किया
और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि सोना चांदी खरीदने का है सुनहरा मौका, कीमतों में बड़ी गिरावट, जाने क्या है नया रेट। दोस्तों आपको बता दें कि लंबे समय से नित नई ऊंचाइयों को छू रहे सोना चांदी की रफ्तार में आज ब्रेक लग गया है। डॉलर में रिकवरी आने और इंटरनेशनल मार्केट में महंगी धातुओं की चाल मंद पड़ने से भारत में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सराफा बाजार समेत सोने चांदी की कीमतों में सर्राफा और वायदा बाजार दोनों जगह गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 1317 रुपए टूटकर 54,763 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। शुक्रवार को बंद भाव 56,080 रुपए प्रति 10 ग्राम था। आपको बता दें कि चांदी भी 2,934 रुपए के नुकसान के साथ 73,600 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 76,543 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर पहुंच गया है। मानसून की अक्षीय रेखा इस समय फिरोजपुर, दिल्ली, अंबिकापुर और भुवनेश्वर पर बनी हुई है। आपको बता दें कि पश्चिमी तटों पर बनी ट्रफ रेखा कोंकण गोवा तक पहुंच गई है। दक्षिण में ये केरल तक बनी हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक और केरल के ऊपर मानसून सक्रिय रहा, जिससे इन क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि कोंकण गोवा, तेलंगाना, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप में सक्रिय मानसून के चलते मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, सौराष्ट्र और कच्छ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, शेष पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा और रायलसीमा में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की वापसी संभव, 100% कांग्रेसी चाहते हैं फिर से बने अध्यक्ष। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस का संकट दूर करने में राहुल गांधी को मिली कामयाबी के बाद उन्हें दोबारा पार्टी की कमान सौंपने के सुर फिर से उठने लगे हैं। पार्टी ने कहा है कि केवल गांधी होने के नाते ही नहीं बल्कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मुकाबला करने वाले सबसे मुखर नेता के तौर पर सभी कांग्रेसी राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष के पद पर देखना चाहते हैं। क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की वापसी संभव है? कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता जिसकी पार्टी की नीतियों और विचारधारा में विश्वास है, वे सब चाहते हैं कि राहुल गांधी दोबारा से अध्यक्ष बने। बकौल सुरजेवाला 100% कांग्रेस जन और उसकी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनता देखना चाहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस पर मायावती का तंज, कहा कि आगे कभी भी शुरू हो सकता है पायलट और गहलोत का ड्रामा। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की आंतरिक उठापटक पर तंज करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि सरकार भले ही बच गई हो, लेकिन आगे न जाने कब पायलट और गहलोत का ड्रामा शुरू हो जाए। उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता से महामारी के संकट में राजस्थान की जनता को राहत दिलाने के लिए राज्यपाल से संवैधानिक दायित्व निभाने की मांग की है। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को जारी बयान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए कहा वह बीएसपी के साथ दूसरी बार दगाबाजी करने के मामले को आसानी से नहीं छोड़ेंगी। बसपा के विधायकों को जिस प्रकार कांग्रेस में शामिल कराया, इस मामले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।